पॉइंट टू लर्न चैनल के आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं ना, वो खास तौर पर उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्व रखता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का आधार है एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताब का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति, उपयोग और संकट। बिल्कुल, चलिए इसे समझते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, आज का हमारा ये गहन विश्लेषण केवल कुछ किताबी परिभाषाओं को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो हम कभी करते भी नहीं है। सही कहा। हमारा मिशन ये समझना है कि मानव जाति वास्तव में संसाधनों के साथ कैसा व्यवहार करती है, इसके पीछे की वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम प्रकृति की सीमाओं को पार करते हैं तो जो भयंकर परिणाम सामने आते हैं ना, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, जो कि समझना हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत एकदम बेसिक सवाल से करते हैं। मेरे दिमाग में अक्सर ये आता है कि क्या प्रकृति में मौजूद हर एक चीज संसाधन है? अच्छा, आप किस तरह की चीज की बात कर रहे हैं? मतलब मान लीजिए मैं अपने घर के पीछे खुदाई करूं और मुझे जमीन के नीचे कोई बहुत ही दुर्लभ धातु मिल जाए, तो क्या मैं तुरंत उसे एक संसाधन घोषित कर सकता हूं? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं? देखिए, प्रकृति के उपहार और संसाधन के बीच एक बहुत गहरी रेखा होती है। किसी भी प्राकृतिक तत्व को संसाधन की श्रेणी में आने के लिए एक बहुत ही सख्त परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इसकी 3 स्पष्ट शर्तें हैं। ओके, 3 शर्तें? हाँ। कौन सी? पहली शर्त है तकनीकी रूप से सुलभ होना, मतलब टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। अब आपके घर के पीछे वो दुर्लभ धातु तो है, लेकिन क्या आपके पास उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की तकनीक मौजूद है? अच्छा, अगर मशीन ही नहीं है निकालने की? बिल्कुल। अगर तकनीक ही नहीं है तो वो बस मिट्टी का एक हिस्सा है, कोई संसाधन नहीं। चलिए मान लेते हैं कि मैंने अमेरिका या जापान से वो एडवांस तकनीक मंगवा ली, तब तो वो संसाधन बन गया ना? फिर आती है दूसरी शर्त, आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना, यानी इकोनॉमिकली वायबल। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए उस दुर्लभ धातु को जमीन से निकालने में मजदूरों पर और मशीनों पर आपका 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, और बाजार में उस धातु की कीमत सिर्फ 20,000 रुपए है। अरे तो फिर मैं उसे निकालूंगा ही क्यों? मुझे तो 80,000 का नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। कोई भी समझदार इंसान उस खदान को नहीं खोदेगा। वो तत्व आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया। लेकिन जो सबसे जटिल शर्त है वो है तीसरी। और वो क्या है? सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये जो तीसरी शर्त है ना, ये मुझे थोड़ी अजीब लगती है। अजीब कैसे? मतलब अगर मेरे पास तकनीक भी है और उस धातु को बेचने से मैं अरबपति भी बन सकता हूँ, तो फिर संस्कृति मुझे कैसे रोक सकती है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संस्कृति अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। भारत के पवित्र उपवनों का उदाहरण देखिए। पवित्र उपवन? हाँ, जिन्हें हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। मेघालय, केरल और राजस्थान के कई हिस्सों में घने जंगल या पेड़ों के बड़े बड़े समूह हैं। स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से इन वनों को किसी देवी या देवता का निवास स्थान मानते हैं। अच्छा, तो उनके लिए वो जगह पूजनीय है? 100%। अब तकनीकी रूप से देखें तो आपके पास आरी और बुलडोजर है, आप एक दिन में उन पेड़ों को काट सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो उनकी इमारती लकड़ी बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन वो लोग आपको काटने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक रूप से उस समुदाय के लिए एक भी पत्ता तोड़ना स्वीकार्य नहीं है, इसलिए वो व्यावसायिक संसाधन नहीं है। अरे वाह, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास कोई बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर हो। उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, यानी तकनीक भी है और आर्थिक फायदा भी है। हाँ, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो एडमिन पासवर्ड चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। तो संस्कृति एक तरह से वो पासवर्ड या फायरवॉल बन जाती है। जब तक वो पासवर्ड नहीं खुलेगा, तकनीक है पर उपयोग नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। क्या बात है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था मिलकर ही प्रकृति के एक साधारण तत्व को संसाधन में बदलते हैं। जहाँ संस्कृति मना कर देती है ना, वहाँ पूंजीवाद भी अक्सर हार जाता है। बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है ये। अब संसाधनों की बात आती है तो बचपन से हम 2 शब्द बहुत सुनते आ रहे हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हाँ, और लोगों के दिमाग में ना ये बात बैठ गई है कि नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, जंगल या बहता हुआ पानी, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकते।
ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वही तो, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है, जितना रगड़ोगे उतना पानी और उतनी ऊर्जा निकलती रहेगी। और यही वो घातक भ्रम है जो हमें आज जलवायु संकट की ओर धकेल रहा है। पहले हम अनविकरणीय संसाधनों को देखते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और खनिज धातुएं, जो कि बहुत सीमित मात्रा में है। बिल्कुल, भारत के पास ही देख लीजिए, कोयले का भंडार बहुत सीमित है। इन खनिजों को पृथ्वी के गर्भ में बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ ही दशकों में जलाकर राख कर रहे हैं। हाँ, इनकी दोबारा पूर्ति तो हमारे जीवन काल में असंभव ही है। सही कहा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराती है ना, वो ये है कि जिन्हें हम कभी न खत्म होने वाले नवीकरणीय संसाधन मानते हैं, वे भी सशर्त हैं, कंडीशनल है। सशर्त मतलब सूरज की रोशनी या पानी पर भी कोई शर्त लागू होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी संसाधन सिर्फ और सिर्फ तभी तक नवीकरणीय है जब तक आपके दोहन की दर यानी एक्सट्रैक्शन रेट प्रकृति के पुनर्जनन की दर से कम हो। यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे अगर मैं एक आम जिंदगी के नजरिए से देखूं, तो ये बिल्कुल किसी बैंक अकाउंट की तरह है। बैंक अकाउंट? वो कैसे? मान लीजिए आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए का मूलधन जमा है और उस पर आपको हर महीने अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है। ठीक है। जब तक आप सिर्फ उस ब्याज के पैसे को निकाल कर अपना खर्च चला रहे हैं ना, तब तक आपका बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहेगा। आपका पैसा नवीकरणीय बना रहेगा। हाँ, क्योंकि मूलधन सुरक्षित है। एग्जैक्टली। लेकिन जिस दिन आपने अपनी लालच में आकर ब्याज से ज्यादा पैसा निकालना शुरू कर दिया, आप सीधे अपने मूलधन को खाने लगेंगे और एक दिन वो खाता पूरी तरह से खाली हो जाएगा। बहुत सही कहा आपने। और इंसान आज ठीक यही कर रहा है। हम प्रकृति के मूलधन को खा रहे हैं, जो कि बहुत डरावना है। देखिए, प्रकृति का अपना एक बहुत ही सटीक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो करोड़ों सालों के इवोल्यूशन से बना है। ये एक पूरी तरह से शून्य अपशिष्ट चक्र है, जीरो वेस्ट। इसमें कभी कोई कचरा पैदा ही नहीं होता। ये शून्य अपशिष्ट चक्र काम कैसे करता है? मतलब एक जंगल में इतने सारे पेड़ गिरते हैं, जानवर मरते हैं, तो वहां कचरे का पहाड़ क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रकृति में हर आउटपुट किसी दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक विशाल वृक्ष बूढ़ा होकर जमीन पर गिरता है, वो कचरा नहीं बनता। उसके गिरते ही लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव, कवक जिन्हें हम फंगी कहते हैं, और कीड़े उसका अपघटन शुरू कर देते हैं। मतलब उसे डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कुछ ही महीनों में वो पूरा का पूरा पेड़ टूटकर वापस मिट्टी में मिल जाता है और उस मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बना देता है। फिर जब उसी जगह कोई नया बीज गिरता है तो उसे बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन पोषण मिलता है। क्या बात है। इसे ही विज्ञान में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं या इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। जंगल सिर्फ हमें लकड़ी नहीं देते, वो हवा को छानते हैं, उनकी जड़ें बारिश के पानी को रोककर भूजल को रिचार्ज करती हैं। तो एक तरह से ये सिस्टम खुद को ही रिपेयर और अपडेट कर रहा है, बिना किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के। एकदम परफेक्ट और ग्लिच फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल। लेकिन फिर हम इंसान इस सिस्टम में घुसते हैं। मुझे लगता है हम एक मेलवेयर या वायरस की तरह काम करते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को क्रैश कर रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, क्रैश। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा दोहन करते हैं ना, तो 2 बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं, असंतुलन और विषाक्तता। असंतुलन का कोई उदाहरण? हिमनदों को देखिए, यानी हमारे ग्लेशियर्स। प्रकृति के चक्र में सर्दियों में जितनी बर्फबारी होनी चाहिए ताकि गर्मियों में पिघल कर वो नदियों को पानी दे सके, उससे कहीं अधिक तेजी से आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है। और बर्फ बन कम रही है। हाँ, इससे उत्तर भारत की जल सुरक्षा को एक बहुत गंभीर खतरा पैदा हो गया है। और जो आपने दूसरी समस्या बताई, विषाक्तता, क्या ये वही है जो हम कारखानों के साथ कर रहे हैं? 100%। जब चमड़े के कारखानों या रसायन उद्योगों का अपशिष्ट सीधा गंगा या यमुना जैसी नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो वो प्रकृति के उस शून्य अपशिष्ट चक्र को पूरी तरह तोड़ देता है। कैसे? क्योंकि कारखाने से निकला वो औद्योगिक कचरा या जहरीला रसायन प्रकृति में मौजूद किसी भी जीव का भोजन नहीं बन सकता। कोई भी कीटाणु उसे अपघटित नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो वहीं पड़ा रहता है। बिल्कुल। और परिणाम ये होता है कि पूरी प्राकृतिक पुनर्जनन की जो मशीन है वो वहीं रुक जाती है, नदी जहरीली हो जाती है और सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस समस्या को थोड़ा और जूम आउट करके देखें, तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह जाता। सही कहा,
ये पूरी एक भू राजनीति है। हाँ, क्योंकि जो संसाधन है, चाहे वो पानी हो, तेल हो या दुर्लभ खनिज, वो पृथ्वी पर समान रूप से तो बटे नहीं है। कहीं बहुत पानी है तो कहीं सूखा रेगिस्तान है। और इसी असमान वितरण से दुनिया का अर्थशास्त्र और व्यापार के प्रतिरूप तय होते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति हमारी खींची हुई राजनीतिक सीमाओं या नक्शों को तो मानती नहीं है। बिल्कुल नहीं मानती। इस असमान वितरण और संघर्ष का सबसे जीता जागता उदाहरण तो हमारे अपने देश के भीतर ही है, कावेरी नदी जल विवाद। हाँ, जो कि बहुत पुराना विवाद है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है, फिर तमिलनाडु में एक लंबा सफर तय करती है और इसके जल का प्रभाव तो केरल और पुडुचेरी तक जाता है। अब नदी को तो नहीं पता कि वो किस राज्य का बॉर्डर पार कर रही है। सही बात है। लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच दशकों से एक राजनीतिक और कानूनी महायुद्ध चल रहा है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़े ना, तो कावेरी विवाद हमें ये सिखाता है कि सिर्फ संसाधन का मौजूद होना काफी नहीं है, उसका न्याय संगत प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और यहीं से अर्थशास्त्र का एक बहुत ही विरोधाभासी सिद्धांत सामने आता है, जिसे प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास कहते हैं, अंग्रेजी में नेचुरल रिसोर्स कर्स। के नाम सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है। भला प्राकृतिक संसाधन किसी के लिए अभिशाप कैसे हो सकते हैं? हाँ, सुनने में अजीब है। आम तर्क तो यही कहता है कि अगर किसी देश के पास तेल के कुएं हों या सोने और हीरे की खदानें हों, तो वहां की जनता को दुनिया में सबसे अमीर होना चाहिए। तर्क यही कहता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर बिल्कुल उलट होती है। आप अफ्रीका के कई देशों या दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों को देखिए, जहां बहुत खनिज हैं। वो खनिजों से भरे पड़े हैं, लेकिन वहां भयानक गरीबी, भ्रष्टाचार और गृह युद्ध है। केवल खदानें होने से कोई देश अमीर नहीं बन जाता। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अर्थव्यवस्थाएं कच्चे माल को तो निकाल लेती हैं, लेकिन उन्हें उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलने के लिए जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम चाहिए, वो विकसित करने में विफल रहती हैं। अच्छा, मतलब अगर आपके खेत में कपास उग रहा है और आप सिर्फ कच्चा कपास दूसरे देशों को सस्ते में बेच रहे हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं। आपको उस कपास से धागा और फिर कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगानी होगी, क्योंकि कपड़े की कीमत कपास से 100 गुना ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। इसे ही अर्थशास्त्र में मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन कहते हैं, और भारत ने आजादी के बाद इसी अभिशाप से खुद को काफी हद तक बचाया है। वो कैसे? भारत ने केवल कच्चे लोहे या खनिजों का खनन करके उन्हें निर्यात करने पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि बोकारो, भिलाई और राउरकेला जैसे विशाल स्टील प्लांट लगाए। कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए जामनगर जैसी रिफाइनरीज बनाई। इसी उद्योगों में निवेश ने भारत को बचाया। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं कि सरकार की हर बड़ी नीति हमेशा ऐसा ही सकारात्मक परिणाम दे। कभी-कभी एक बहुत ही अच्छी मंशा से बनाई गई नीति अनजाने में एक भयानक आपदा को जन्म दे देती है। आप किस नीति की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1960 के दशक की हरित क्रांति और पंजाब के भूजल संकट की। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि कैसे एक ऐसी नीति जिसे बहुत बड़ी सफलता माना जाता था, उसने इतना गहरा संकट पैदा कर दिया। हाँ, इस केस स्टडी को समझे बिना हम संसाधनों के प्रबंधन को नहीं समझ सकते। 1960 के दशक का वो समय याद कीजिए। भारत भयानक अकाल का सामना कर रहा था। हमें विदेशों से गेहूं मांगना पड़ रहा था। बिल्कुल, देश को तुरंत खाद्य सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए पंजाब और हरियाणा जैसे उपजाऊ राज्यों में गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्में अपनाई गईं, जिन्हें हम HYV सीड्स कहते हैं। इन नए बीजों ने चमत्कार तो किया। उत्पादन रातों रात कई गुना बढ़ गया, हमारे गोदाम भर गए। लेकिन बीजों की एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत थी, जो कि पानी था। हाँ, इन्हें परंपरागत भारतीय बीजों की तुलना में कई गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता थी। और यहीं से नीतिगत स्तर पर एक बड़ी चूक हुई। फसलों को अत्यधिक पानी चाहिए था और पानी जमीन के नीचे था। किसानों को पंप चलाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों ने निःशुल्क बिजली आपूर्ति की नीति लागू कर दी। फ्री बिजली। और जब बिजली मुफ्त हो गई तो किसानों ने ट्यूबवेल और मोटर पंप 24 घंटे और 7 दिन चालू छोड़ दिए। किसी ने ये हिसाब ही नहीं लगाया कि हम उस भूजल बैंक अकाउंट से मूलधन निकाल रहे हैं, और वो भी उस गति से जो बारिश के पानी से कभी रिचार्ज हो ही नहीं सकता। आज इसका परिणाम हम सबके सामने है। आज पंजाब का 80% से अधिक क्षेत्र अति दोहित घोषित किया जा चुका है। 80%? अरे बाप रे। जी, पानी का स्तर जो कभी 10-15 फीट पर होता था, वो आज 30 मीटर यानी करीब 100 फीट से भी नीचे गिर गया है।
जो छोटे किसान हैं, उनके लिए इतनी गहरे बोरवेल खोदना संभव ही नहीं रहा है। और समस्या सिर्फ 30 मीटर गहरे पानी के खत्म होने की नहीं है, पानी विषाक्त भी हो गया है। बिल्कुल। उन चमत्कारिक बीजों के साथ जिस मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था, वो सब रिस कर उसी भूजल में जाकर मिल गया है। तो निष्कर्ष क्या निकला? हमने 1960 में एक अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक विनाश का रास्ता खोल दिया। खाद्य सुरक्षा मिली, लेकिन पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया। सही कहा, लेकिन इतिहास केवल गलतियों से नहीं भरा है। हमारे पास स्थिरता वापस लाने के समाधान भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि एक समाधान हमारे प्राचीन विज्ञान से आता है और दूसरा हमारी एकदम आधुनिक नीति से। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आप किस प्राचीन विज्ञान की बात कर रहे हैं? 10वीं शताब्दी का वो प्राचीन विज्ञान। मैं जब इस बारे में पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया। 10वीं शताब्दी में सूरपाल नाम के एक विद्वान ने वनस्पति विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद। हाँ, ये पूरी तरह से पेड़ों के स्वास्थ्य, मिट्टी और कृषि के विज्ञान पर आधारित है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप आज के किसी अत्याधुनिक सस्टेनेबल फार्मिंग रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हो। सूरपाल का वो ज्ञान आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। वृक्षायुर्वेद में स्पष्ट सिद्धांत है कि केवल उपज बढ़ाने के लिए अंधाधुंध बुवाई नहीं करनी चाहिए, विशिष्ट मृदा के अनुसार ही पौधारोपण होना चाहिए। और उसमें रसायनों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, प्राकृतिक विकर्षकों से कीट नियंत्रण की बात कही गई है। और उसमें फसल चक्र और मिश्रित कृषि पर भी जोर दिया गया है। यहाँ तक कि जुताई के भी ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे मिट्टी में मौजूद केंचुओं और अन्य मित्र सूक्ष्म जीवों को नुकसान ना पहुंचे। तो आप देखिए कैसे 10वीं शताब्दी का ज्ञान आज के सिक्किम मॉडल से मेल खाता है। सिक्किम सरकार ने 100% जैविक कृषि को लागू करके एक शानदार आधुनिक मॉडल पेश किया। रसायनों पर पूरी तरह प्रतिबंध। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई जादुई छड़ी घुमाने जैसा आसान नहीं रहा होगा। उत्पादन पर तुरंत असर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। शुरुआत में बिना रसायनों के फसल का उत्पादन तेजी से गिर गया। किसानों में घबराहट थी। ये एक बेहद कठिन अल्पकालिक संघर्ष था। तो ये बिल्कुल एक कड़वी दवा की तरह है। कड़वी दवा। हाँ, जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर कोई कड़वी दवा देता है तो उसे पीते ही आपको उल्टी जैसा महसूस होता है। शुरुआत के कुछ दिन शरीर उस दवा से लड़ता है, लेकिन अगर आप वो कोर्स पूरा कर लें तो वही कड़वी दवा अंदर से सारा इन्फेक्शन खत्म करके आपको एक लंबी उम्र देती है। सिक्किम ने उस कड़वी दवा को निगल लिया। बहुत ही सटीक उदाहरण है। सिक्किम ने उस शुरुआती गिरावट को सहा और दीर्घकालिक लाभ ये हुआ कि मिट्टी ने अपनी उर्वरता पुनः प्राप्त कर ली। आज पूरी दुनिया में सिक्किम के जैविक उत्पादों की मांग है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक महानिष्कर्ष मैट्रिक्स में रखें तो एक तरफ है शोषण और दूसरी तरफ है संधारणीयता। मैट्रिक्स के एक छोर पर पंजाब का मॉडल है, अति दोहन और प्राकृतिक संसाधन अभिशाप, और दूसरे छोर पर सिक्किम और वृक्षायुर्वेद का मॉडल है, पारिस्थितिक संतुलन और संधारणीयता। और भविष्य के प्रबंधन के लिए हमें पर्यावरण न्याय सुनिश्चित करना होगा। पर्यावरण न्याय से आपका मतलब है संसाधनों तक सबकी समान पहुंच। बिल्कुल। अमीर और गरीब दोनों को साफ पानी का हक है। भविष्य के लिए हमें पारंपरिक जल संचयन की ओर लौटना होगा, जैसे सूखे तालाबों का जीर्णोद्धार, और आधुनिक जल प्रसंस्करण से जल का पुनरुपयोग करना होगा। और हमें जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ऊर्जा संक्रमण भी करना होगा। हाँ, सौर और पवन ऊर्जा की ओर। लेकिन यहाँ चेतावनी ये है कि हम सौर पैनल बनाने के लिए आवश्यक खनिजों का अति दोहन न कर बैठें। असली विकास वो है जहाँ पर्यावरण न्याय सुनिश्चित हो। क्या बात है। और इसी संतुलन को समझने के लिए मैं भगवद गीता के लोक संग्रह सिद्धांत का जिक्र करना चाहूंगा, जो सिखाता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही हमारे सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। और जो उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक टिप। मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट उत्तर और निबंध लिखने के लिए इन केस स्टडीज पंजाब, सिक्किम, कावेरी विवाद, वृक्षायुर्वेद का उपयोग अवश्य करें। बहुत ही शानदार टिप। पॉइंट टू लर्न के हमारे सभी दर्शकों का अंत तक जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और शैक्षिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ।
अगर 10वीं शताब्दी के विज्ञान ने हमें संतुलन का पूरा ब्लूप्रिंट पहले ही दे दिया था, तो फिर आधुनिक दुनिया ने विकास के नाम पर आत्मविनाश का रास्ता ही क्यों चुना? क्या तकनीक में हमें प्रकृति से जोड़ा है या पूरी तरह से काट दिया है? इस पर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।